नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है जहाँ भी हैं वहाँ पर आप खूब मज़े कर रहे होंगे और समय-समय पर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज का जो अध्याय है हमारा वो कक्षा 5 में हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है उसके अंतर्गत आने वाला अध्याय 2 है। इस अध्याय का शीर्षक है फसलों के त्योहार। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हम जिस देश में रहते हैं, जिसका नाम है भारत, यहाँ पर इस देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। बच्चों, इसका मुख्य कारण क्या है? कृषि का मतलब तो आप जानते ही हैं, खेती करना होता है और खेती कौन करता है? किसान लोग करते हैं, है ना? तो बच्चों, यहाँ पर जो जनसंख्या है, लगभग 135 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग, सोचिए आधे से ज़्यादा लोग बच्चों भारत में आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं और उससे संबंधित कामकाज पर निर्भर करते हैं। कृषि से यानी खेती से संबंधित कामकाज जैसे कि पशुपालन, है ना? दुग्ध व्यापार आदि। अब बच्चों, सोचने वाली बात है कि जहाँ पर आधे से अधिक लोग कृषि पर निर्भर करते हों, कृषि संबंधित कामकाज में जुटे रहते हों, वहाँ पर जो अधिकतम त्योहार हैं वो भी फसलों के हिसाब से ही मनाए जाते होंगे। खेती से ज़रूर उनका कोई ना कोई संबंध होता होगा। और वैसे भी बच्चों, आप तो जानते हैं कि भारत की प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही बेहतर हैं। यहाँ पे हर एक मौसम हमें समय समय पर देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये जो अध्याय है इसको जब हम पूरा समझ लेंगे तो हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि हमारे देश में कितनी विविधता है और विविधता होते हुए भी किस प्रकार से एकता का परिचय हम समग्र विश्व के सामने रखते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो पैराग्राफ है इस अध्याय का, इसमें हमें यही बताया है कि पूरे के पूरे दिन बोरसी के आगे बैठ करके जो है हाथ तापने में गुजर जाता है। ठीक है, आप जानते हैं जब ठंड का मौसम होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, आग में अपना हाथ तापते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर जो बात की शुरुआत की गई है पहले पैराग्राफ में, वो यहीं से की गई है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहाँ पर तो एक समय था जब खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए और सूरज कैसा है? लापता है। बच्चों, अक्सर ठंड के जब दिन होते हैं और जब सूरज गायब हो और इलाका ऐसा हो जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो, तब तो सूरज का इंतज़ार रहता है ना? अब आगे की लाइन और ज़्यादा इस बात को प्रमाणित कर देती है कि आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यानी यहाँ पे ये पैराग्राफ को पढ़ के मन में ये विचार आ जाते हैं कि किसी ठंडे इलाके की बात चल रही है जहाँ पर इस समय बहुत ठंड पड़ रही है और 10 दिन से अभी तक के धूप वहाँ पर नहीं निकली है, सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। इसके बाद में बच्चों, अगला जो पैराग्राफ है इसमें हमें ये बताया है कि समय का अंदाज़ा जो है वो अगर ऐसे ही बाहर से देखें तो नहीं हो रहा है, लेकिन घर में जो चहल पहल है वो अब पता चलने लग गई है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। अब वो आवाज़ कैसी थी बच्चों? यहाँ पर हमें बताया है, जा भाग के देख केरा कि पत्ता आइल की ना, आज ही लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां हैं। तो ऐसे ही यह जो भाषा है हमारे सामने रखी गई है कि भाई अंदर से आवाज़ आ रही है और कह रहे हैं कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, है ना? ऐसे कहते हैं उस प्रकार से। बच्चों, आगे हमें ये बताया है कि नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो चुके हैं और क्या हो रहा है, दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। अब ये एक पूरी की पूरी कहानी है। मैं इसी क्रम में आपके सामने इसे पढ़ता हुआ चले जाता हूँ और जहाँ मुझे लगेगा रुक करके चीज़ें समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक के ये हो चुका है कि दादा और चाचा सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहन लिए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखे नी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। अब शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है
और फिर सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता है ना? और बच्चों आगे ये भी लिखा है कि बिल्कुल धुली-धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे-छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और हमें हमें बारी-बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने करके दान दे दिया गया। अब बच्चों आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर में अलग-अलग रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, अलग-अलग त्योहार होते हैं और अलग-अलग तरह से पूजा पाठ आदि सब ये किया जाता है। तो ऐसी ही एक प्रथा का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसी ही एक परंपरा पूजा का जिक्र यहाँ पे किया गया है, किस तरह से ये की गई है। आगे लिखा है कि आज तो अपनी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू यानी रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या फिर उड़ाने की कोशिश करना। बच्चों आप समझ रहे हैं ना, यह जो है यहाँ पर जो संक्रांति के आसपास का त्योहार है, आपको नहीं लगता कि उसकी बात की जा रही है? आगे लिखा है कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी और झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है दिद्दा। दिद्दा का मतलब होता है दीदी। प्यार से यह शब्द जो है दीदी के लिए कहा जाता है, दीदी को कहते हैं दिद्दा। संभवतः यह कश्मीर के आसपास की बात भी हो सकती है। अब बच्चों हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। आगे बच्चों ये बताया है कि जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग ना सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। आप तो जानते हैं जैसे कि पोंगल हो गया, है ना, मकर संक्रांति, ये सब उसी के आसपास के त्योहार हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी और सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। भाई अब जैसे पोंगल होता है वैसे ही पंजाब में लोहड़ी का त्योहार होता है, आप तो जानते हैं ना बच्चों। इस दिन ना सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने का की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इसके बाद में बच्चों अगली जानकारी में ये बताया है कि झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं बच्चों। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं और सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। बच्चों यही वह समय होता है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल, मंजीरे ये सब लेकर रात भर नाचते गाते हैं। आपने भी कई त्योहार ऐसे देखे होंगे ना बच्चों, जब पूरी रात को जो है भजन गायन आदि होता है। कभी कोई पूजा पाठ का त्योहार हो या कोई आप कह लीजिए कि कोई अनुष्ठान हो रहा हो, उस समय चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते यानी गोबर से लिपे हुए, चूने से पुते हुए और करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आप चित्र में देख भी सकते हैं झूमते हुए।
बच्चों फिर आगे लिखा है कि अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। है ना कितनी अच्छी बात। वैसे भी पौधारोपण तो करना ही चाहिए, है ना। आगे लिखा है घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है बच्चों। धान की भी पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी जो धान होता है, अगली फसल में उसे फिर बोया जाता है। सोचिए कितनी अच्छी बात है, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। आगे लिखा है बच्चों कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ जो त्योहार है, पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन क्या होता है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है बच्चों, और लोग वो नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और हल्दी बच्चों यहाँ पर शुभ मानी जाती है, इसीलिए जो साबुत हल्दी होती है ना, हल्दी का पौधा, उसको मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो लोग कहते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, और खिचड़ी में उफान आ गया, इसका मतलब ये है। और इसके स्वर सुनाई देते हैं। बच्चों दरअसल मीठी भात को पोंगल कहा जाता है, ये बात आपको खबर होगी। दूसरी ओर बच्चों, गुजरात में ना पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न मानो अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी मानो ढक सा जाता है। इसके बाद बच्चों कुमाऊं की बात करते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं बच्चों। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। और बच्चों फिर क्या किया जाता है, पकवान को ना तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ ले कौआ बड़ो, मकैदे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मकैदे जा सोने की छुरी। बच्चों इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगा भी जाता है ना कितने कमाल की बात। भाई अलग अलग त्योहारों का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है बच्चों, है ना। और इन सब के बारे में जानकर हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आखिर हमारे देश में कितनी विविधता है, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक भी तो है। आगे लिखा है बच्चों कि है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है बच्चों कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। भाई बात तो बिल्कुल सही है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय तो समझ में आया ही होगा। अब हम एक काम करते हैं, जब हमने इस अध्याय को इतने अच्छे से समझ लिया है, तो क्यों ना इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। चर्चा तो बनती है भाई, अगर हमें पाठ समझ में आया है तो उत्तर तो बनने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में खिचड़ी से आप क्या समझते हैं?
अब भाई खिचड़ी किसके यहाँ नहीं बनती? आप भी खिचड़ी से भली-भाँति परिचित होंगे, है ना? दाल, चावल इन सबको मिला कर के चढ़ा दिया जाता है ना? अग्नि के ऊपर और उसके बाद में जब वो पक जाती है तो फिर उसे खाया जाता है। कई बार इसमें सब्जियाँ भी डाली जाती हैं। लेकिन इस अध्याय के अनुसार बच्चों जो खिचड़ी की बात की गई है, उसका विषय संदर्भ क्या है और उसे उसका जो ये जो उत्तर है, उसको किस तरह से सटीक ढंग से हम लिख सकते हैं, ये आपको अभी पता चलने वाला है। इस उत्तर को मैंने व्यवस्थित क्रम में लिखा है और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार अपना उत्तर लिखें, एकदम व्यवस्थित क्रम में सटीक ढंग से। मेरे उत्तर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको उत्तर कैसे लिखना है। तो प्रश्न जो है कि प्रस्तुत पाठ में खिचड़ी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में खिचड़ी एक त्योहार के रूप में मनाए जाने वाला एक पर्व है, जो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों के त्योहार के रूप में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि अब आपको अपना उत्तर अपने शब्दों में सटीक ढंग से किस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में बच्चों हम आते हैं अब अगले प्रश्न पे, जो है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? ज़रा मेरे साथ पढ़िए तो। भारत में नई फसलों से जुड़े कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? अब बच्चों अभी तो हमने अध्याय में देखा कि भारत जो है चूंकि विविधता का देश है और कृषि प्रधान भी है, तो यहाँ पे नई फसलों से जुड़े बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। और आप तो ये कह लीजिए कि एक ही त्योहार मकर संक्रांति का जो है, उसी को अलग-अलग जगहों पे कितनी तरह से मनाया जाता है। तो बस जो अध्याय में लिखा है, उसी को सही क्रम में जमाकर हम अपना उत्तर यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैंने उत्तर जो लिखा है वो कैसे लिखा है देखिए, मैंने लिखा है बच्चों कि भारत में अनेकों त्योहारों को नई फसलों के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी प्रांतों और क्षेत्रों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मकर संक्रांति, असम की बात करें तो वहाँ पर बिहू, और केरल में ओणम, और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी और झारखंड में सरहुल। बच्चों गुजरात में पतंग के पर्व के नाम से ये सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर कैसे लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों हमसे पूछा गया है कि फसलों को हम विविधता में एकता कैसे कह सकते हैं, बताइए। तो बच्चों अब देखिए, फसलों की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि फसलों में विविधता की, तो कितनी विविध प्रकार की फसलें जो हैं वो पाई जाती है। धान, मक्का, है ना, जौ, गेहूँ, दाल, बहुत सारी। अब इन सभी फसलों में अगर हम बात करें एकता कैसे है, तो उसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप अपना एक अलग उत्तर अपने तरीके से अपनी कॉपी में लिखें। अब देखिए उत्तर कैसे लिखा है मैंने कि भारत को विविधता में एकता के नाम से जाना जाता रहा है, जो हमारे देश की पहचान है। सोचिए कितनी सारी बोलियाँ, कितनी सारी भाषाएँ बोली जाती हैं हमारे यहाँ, कितने अलग-अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अलग-अलग तरह की जलवायु मौसम है, अलग-अलग क्षेत्र में बच्चों, अलग-अलग तरह की फसलें पाई जाती है और अलग-अलग तरह के खाने के पकवान भी प्रसिद्ध हैं, है कि नहीं? तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत को विविधता विविधता में एकता के नाम से जाना जाता रहा है, जो हमारे देश की पहचान है। और आगे मैंने लिखा है बच्चों कि उसी प्रकार फसलों का त्योहार भी हमारे देश के विभिन्न रंग रूपों का एक उदाहरण पेश करते हैं। भारत में नई फसल के त्योहार को भी अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर उत्तर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप भी अपना उत्तर कुछ इसी प्रकार से लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे पूछा गया है कि किन्हीं 3 खरीफ की फसलों के नाम बताओ। अब आप तो जानते हैं बच्चों, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, एक और फसल होती है जिसे हम जायद फसल कहते हैं, जो गर्मी के दिनों में आती है, जब हमारी गर्मी की छुट्टियां लग जाती हैं ना बच्चों, उसी समय।
उस समय क्या होता है कि सब्जी भाजी को उगाया जाता है और उन्हें ही जायद फसलें कहा जाता है। रबी और खरीफ के बीच में आप कह लीजिए कि वो समय होता है जब सब्जी भाजी उगाई जाती है। लेकिन फिलहाल हमसे तो खरीफ की फसलों के नाम बताने की बात कही गई है, तो भैया सरल भाषा में मैंने उत्तर लिखा है बच्चों कि खरीफ की फसलों में चावल, अरहर और मसूर की फसलों को मुख्य रूप से जाना जाता है। अब बच्चों अगर आपके मन में कोई और फसल के नाम भी हैं तो आप अपना उत्तर अपने ढंग से सही तरीके से लिखिएगा। इसके बाद में बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे पूछा है पोंगला पोंगला कहने के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है, और मैंने आपको अध्याय के बीच में भी बताया था कि जो पोंगल है उसका मतलब होता है मीठी भात। होता क्या है बच्चों कि वहाँ पर धान की फसल जो है वो कटकर तैयार हो रही होती है, तभी गन्ने की फसल भी कटकर तैयार हो रही होती है, और खेतों में हल्दी के पौधे हल्दी से लहलहा रहे होते हैं, यानी भारी मात्रा में हल्दी के पौध भी उसकी फसल जो है वो तैयार हो जाती है। अब इन तीनों को समर्पित करना होता है प्रकृति को, भगवान सूर्य को, जिसकी कृपा से, प्रकृति की कृपा से ही तो ये सब फसल जो है फल फूल पाती है ना? तो बच्चों ये इसी पर आधारित त्योहार है जिसमें क्या किया जाता है कि जो भात होती है, जो तैयार होती है फसल कट के, वो भात को क्या किया जाता है, चावल को क्या किया जाता है, गन्ने के रस में पकाया जाता है या गुड़ डाल के पकाया जाता है, और जब वो उफान पर आने लगते हैं तो उसमें दूध डाला जाता है। दूध जब चावल के साथ उफनते हैं तो हल्दी के पौधे को, जिनको उसी बर्तन में अलग से बांध दिया जाता है, उससे होकर के जब वो नीचे अग्नि में, आँच में गिरते हैं तो सब लोग चिल्लाते हैं पोंगलो पोंगल पोंगल पोंगल, जिसका मतलब जो है बच्चों वो ये होता है कि ये जो है मीठी भात पक गई, बनकर तैयार हो गई, ऐसा। तो अब इसको सटीक ढंग से अगर उत्तर के रूप में लिखना है तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है बच्चों कि तमिलनाडु में जब नए मटके में चावल, दूध और गुड़ को डालकर पकाया जाता है, जिस पर साबुत हल्दी बांध के पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया जाता है, दूध में उबाल आने पर जब दूध और चावल बाहर गिरने लगता है, तब लोग पोंगलो पोंगल कहकर खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद में बच्चों आप अपना उत्तर जो है आप अपने हिसाब से ज़रूर लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है कि भारत में नई फसलों के त्योहार कौन-कौन से महीनों में मनाए जाते हैं, ये बताइए। तो बच्चों अब देखिए, भारत का पूछा है कि नई फसलों में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, है ना? तो देखिए इसके उत्तर में मैंने बस सरल शब्दों में लिखा है कि भारत में नई फसलों के त्योहार जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय में मनाए जाते हैं। आप और इसका विस्तृत उत्तर चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? सरहुल क्या है? यह कौन सी जाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बच्चों देखिए इसके उत्तर में मैंने लिखा है कि सरहुल एक त्योहार है। बच्चों एक बात याद रखनी है कि प्रश्न जिस भाषा में पूछा जाता है, जिस क्रम में, हमें जवाब भी वैसे ही देना होता है। सबसे पहले पूछा है सरहुल क्या है, तो आपको यही जवाब देना है कि सरहुल क्या है। तो सरहुल एक त्योहार है। फिर पूछा है कि कौन सी जाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप इसमें यहाँ पर ऐसा वो जाति का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है कि झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। अब बच्चों झारखंड की अगर बात करें तो सरहुल जो है यहाँ पर 4 दिनों तक चलने वाला एक मुख्य त्योहार होता है, जैसे कि पोंगल है तमिलनाडु में। बच्चों अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। देखिए जनजाति के अनुसार समय जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलता चला जाता है। संथाल लोगों की बात करें अगर बच्चों तो फरवरी मार्च में मनाते हैं, ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं, और आदिवासी की बात करें तो वो आमतौर पर इसे प्रकृति की पूजा इसमें करते हैं। बच्चों साल के जो पेड़ होते हैं ना, उसकी पूजा इसमें मुख्य रूप से की जाती है, सरहुल का त्योहार कहा जा रहा है ना? उसी समय बच्चों साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं क्योंकि, और मौसम बहुत खुशनुमा उस समय हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने अपना ये उत्तर लिखा है। इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कि आप अपना उत्तर कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है बच्चों कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? इसे वहाँ के लोगों द्वारा कैसे मनाया जाता है? बच्चों घुघुतिया के नाम से जाना जाता है कुमाऊं में, ये हमने अध्याय में पढ़ा था, है ना? अब वहाँ के लोगों के द्वारा ये कैसे मनाया जाता है, ये भी हमने जो है अध्याय में पढ़ा है। अब इसको हम व्यवस्थित क्रम में उत्तर के रूप में कैसे लिखेंगे? मैंने ऐसे लिखा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। पहली बार में हमने प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब दे दिया।
अब जो दूसरा हिस्सा है कि वहाँ के लोगों के द्वारा कैसे मनाया जाता है, तो इसके उत्तर में हमें ये लिखना होगा कि उस दिन वहाँ के जो लोग हैं, वो आटे और गुड़ को गूँथते हैं और गूँथ करके पकवान तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, उन पकवानों से अलग-अलग आकृतियाँ बनाते हैं, जैसे डमरू, तलवार और दाड़िम का फूल। इसका आकार देते हैं और इन पकवानों की मालाएँ बना करके वहाँ के जो पक्षी ठंड की वजह से चले जाते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर प्रार्थना गाते हैं और अंत में जो इच्छा मन में है, उसे माँगते हैं। है ना? हमने भी देखा था, प्रार्थना पढ़ी थी अध्याय में कि कैसे वो लोग जो हैं कौवे को बुलाते हैं, पंछियों को बुलाते हैं। तो इस तरह से वहाँ के लोगों के द्वारा ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, वो मनाया जाता है घुघुतिया के नाम से। कहाँ पे? कुमाऊँ में। अब बच्चों, इस अध्याय का अंतिम प्रश्न जो है वो है प्रश्न क्रमांक 9। ये प्रश्न क्या है कि मकर संक्रांति के त्योहार के दिन लोग कौन-कौन से विशेष कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब देखिए, त्योहार है तो व्यस्त तो होना ही पड़ेगा अलग-अलग कामों में, है ना? तो देखिए उसको किस तरह से ये लोग व्यस्त हो रहे हैं वहाँ पे। देखिए, मकर संक्रांति के त्योहार के दिन पहले लोग पवित्र स्नान करते हैं बच्चों, और उसके बाद में जिस चीज़ की कामना हो वह भगवान से मांगते हैं। खाने के लिए कहीं पर दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। इस दिन लोग बच्चों तिल से बनी मिठाई जैसे तिल के लड्डू, रेवड़ी, पट्टी आदि बनाने में बहुत व्यस्त होते हैं, और ये लोग दान भी करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है बच्चों, तो आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय में, नई जानकारी के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।